स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक नए कानून की, यानी कि लोकल लॉ की। उत्तर प्रदेश जुडिशरी एग्ज़ाम में हमारा लोकल लॉज आते हैं, उसी में से आता है एक उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। इसके हम दो सेक्शंस को देखेंगे। आगे हम डे बाय डे इसके छोटी छोटी वीडियोस बना करके पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे लोकल लॉ के ऊपर। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी कानून को पढ़ते वक्त या पढ़ने से पहले हमें उसका एक ओवरव्यू लेना होता है, यानी कि हमें उसका क्या देखना होता है, रेंज देखनी होती है। इसमें टोटल सेक्शंस जो देखेंगे हम 119 देखेंगे, वहीं चैप्टर्स देखेंगे। इसके अंदर 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। स्केड्यूल की बात करेंगे, अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें एक अनुसूची दी गई है। ये उस साल का 26 नंबर का कानून था, यानी कि 1947 में 25 कानून और आ चुके थे। उसके बाद ये 26वें नंबर का कानून लाया गया था। इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? तो किसी भी कानून को लाने का जो पर्पस होता है, अगर आपको वो जानना हो तो उस एक्ट के फर्स्ट में ही प्रियम्बल दी होती है। आप उस प्रियम्बल को देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल होती है यहाँ पर, तो आप उस प्रियम्बल को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था। तो आइए जानते हैं। इस एक्ट को लाने का पर्पस था कि किसी ग्राम क्षेत्र का में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, वहाँ का विकास किस तरीके से हो सके, वहाँ का प्रशासन कैसे बेहतर बनाया जा सके, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस एक्ट को लाया गया था। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 बात करती है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की क्या कहती है कि अगर ग्राम सभा की स्थापना करनी हो तो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट? वो सरकारी गजट में एक अधिसूचना जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करके ग्राम के लिए ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है। वो चाहे तो एक गाँव के लिए एक ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है, या फिर कई यानी कि समूह, यानी कि छोटे छोटे गांवों के समूहों को मिला करके उसके लिए ग्राम सभा की स्थापना कर सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़ो दिया गया है। वो प्रोविज़ो क्या कहता है कि मान लीजिए अगर छोटे छोटे गांवों को मिला करके एक ग्राम सभा बनाई गई है तो उसका नाम क्या होगा? तो वहाँ पर बता दिया गया है कि वो छोटे छोटे गाँवों में जिस भी गाँव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसके नाम पर उस ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 5A। 5A क्या बात करता है? 5A बात करता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप की बात करता है, यानी कि ग्राम पंचायत की सदस्यताओं की अनर्हता के बारे में बात करता है। तो इसमें टोटल 14 यानी कि 14 अनर्हताएं दी गई हैं। तो आइए जानते हैं वन बाय वन करके। इसमें ए क्लोज क्या कहती है? ए क्लोज कहती है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के पर्पस के लिए अनर्ह बना दिया गया है, यानी कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए अनर्ह बनाया गया है, वो यहाँ पर भी अनर्ह होगा। वो पर्सन यहाँ भी डिस्क्वालीफाई ही होगा। लेकिन इसमें एक प्रोविज़ो दिया गया है जो कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये कह करके कि उसकी आयु 25 साल से कम है, अगर उसने 21 साल आयु प्राप्त कर ली है तो आप उसको अनर्ह नहीं बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी क्लोज। बी क्लोज क्या कहता है? बी क्लोज कहता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का कोई भी पोस्ट, यानी कि ऐसे में अगर किसी ने भी किसी पद पर लाभ का पद धारण किया हुआ है, इसके अधीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण किया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? अनर्ह बना दिए जाएंगे। आप डिस्क्वालीफाई होंगे ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट कहता है कि अगर आप सैलरीड सर्वेंट हैं ग्राम पंचायत के, यानी कि आप वेतनिक सेवक हैं, तो अभी आप अनर्ह ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या कहती है? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने क्या किया है, आपकी मिसकंडक्ट की वजह से आपको डिसमिस कर दिया है, तो आप यहाँ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लोज आती है, आप अपना बेरेट साथ में रखिएगा। नेक्स्ट क्लोज क्या कहती है? ई बात करती है कि अगर आपके पास ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र या ग्राम या जिला पंचायत का कोई भी टैक्स है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी रेट है, या कोई भी अनदर ड्यू पेएबल है आपके ऊपर, और आप उनका भुगतान नहीं करते हैं, तो आप ऐसे में क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ ही ये बताया गया है कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या न्याय पंचायत का कोई भी मतलब उस
पोस्ट पर होते हुए आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिले थे, कुछ प्रॉपर्टी मिली थी और आप उनको देने में क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो ऐसे में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप अनुनामोचित दिवालिया हैं यानी कि आप इंसॉल्वेंट हैं तो आप ऐसे में भी डिस्क्वालीफाई होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपको नैतिक अधमता के कारण दोष सिद्ध किया गया है तो आप तो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एक्ट है, अगर आपने उसके किसी ऑर्डर का उल्लंघन किया है तो आप ऐसे में क्या हो जाएंगे, उल्लंघन करने के बाद आपको 3 माह तक क्या सज़ा सुनाई गई है तो भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे असेंशियल सप्लाई एक्ट 1947। इस एक्ट में भी अगर आपने किसी ऑर्डर का वायलेशन किया है और आपको 6 मंथ की सज़ा सुनाई गई है, कारावास दिया गया है, तो आप ऐसे में अनहर कहलाएंगे। अगर आप संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 का ये है, 1910 का है, अगर इसमें आपको 3 साल तक की 3 साल नहीं 3 मास तक की अगर आपको सज़ा सुनाई गई है तो ऐसे में भी आप अनहरता को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे NDPS 1985 का एक्ट है, अगर इसमें आपको दोष सिद्ध ठहराया गया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। अगर आप सामाजिक नियोक्ता निराकरण अधिनियम 1947 या फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोष सिद्ध आपको ठहराया गया है तो भी आप अनहर कहलाएंगे। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशंस थी। एक और है हमारी नेक्स्ट, अगर सेक्शन 95 के अधीन आपको किसी पद से हटाया गया है, सेक्शन 95 के अधीन आपको पद से हटा दिया गया है तो भी आप क्या हो जाएंगे, अनहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें 3 प्रोविज़ो दिए गए हैं, आइए हम इसे प्रोविज़ो को जान लेते हैं। उसका फर्स्ट प्रोविज़ो कहता है कि इसमें